बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह ज़ैब। और आज की इस वीडियो में हम असम्बली लैंग्वेज में ये सीखेंगे कि सब रूटीन्स क्या होती हैं। तो जिस तरह C++ में हम इफ़ एल्स यूज़ करते थे ना, इसी तरह असम्बली लैंग्वेज में मैंने आपको ये सिखाया था कि इफ़ एल्स अगर यूज़ करनी हो तो उसको हम कंडीशनल जंप कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह C++ में हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो अगर हमें असम्बली लैंग्वेज में फंक्शंस यूज़ करने हैं तो हम असम्बली लैंग्वेज में फंक्शंस को सब रूटीन्स कहते हैं या प्रोसीजर्स कहते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि C++ में या सी लैंग्वेज में या जितनी भी हायर लैंग्वेजेस हैं, इसमें हम फंक्शंस क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें हम फंक्शंस इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि ये कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं और जो कोड हमने लिखा होता है उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबल होता है वो कोड। इन शॉर्ट कि जब एक दफ़ा आपने कोड लिख लिया तो दोबारा उसी कोड को कॉल करके, उस फंक्शन को कॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। आपको दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। फंक्शन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। जब फंक्शन ज़्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि वही वाला कोड दोबारा यूज़ कर रहे हो, तो जब ज़्यादा लेंथी नहीं होगा तो कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। बात समझ आ गई? तो इस तरह करके फंक्शन से कम्प्लेक्सिटी कम होती है, कोड दोबारा यूजेबल हो जाता है और ये कम्प्लेक्सिटी को बहुत कम करता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता फंक्शंस क्या होते हैं तो आई थिंक असम्बली लैंग्वेज में आने से पहले आपको फंक्शंस के बारे में अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। इसीलिए आपको C++ पहले से पढ़ाई की है। तो C++ में फंक्शंस को मैंने डिटेल से डिस्कस की है और वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो उसके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उस फंक्शंस को सीख लो। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फंक्शंस को हम असम्बली लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह फंक्शंस कैसे होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, सारा मैंने ऑलरेडी जो C++ में फंक्शंस पढ़ाए हैं वो मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको। ठीक है, तो फंक्शंस को लिखने के लिए असम्बली लैंग्वेज में दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। एक होती है कॉल इंस्ट्रक्शन और दूसरी होती है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। रिटर्न को RET से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब C++ में आपको फंक्शन कॉल करना होता था तो आप क्या करते थे, सिंपल फंक्शन का नाम लिख के ब्रैकेट्स डाल के सेमीकोलन कर देते थे, फंक्शन कॉल हो जाता था। अगर रिटर्न कराना होता था, कभी कभी ऐसा होता था हमें रिटर्न नहीं लिखते थे, रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं लिखते थे, लेकिन रिटर्न कराना होता था रिटर्न की वैल्यू वो कोई लिखते थे, लेकिन वो खुद से रिटर्न हो जाता था, उसमें वो खुद ही काम हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब असम्बली लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के ज़्यादा क्लोज हैं तो ये सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं। फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, जब फंक्शन उधर कॉल होता है तो वो खुद से रिटर्न नहीं होता। ठीक है, हमें रिटर्न की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। एनीवेज इसकी एग्जांपल जब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, तो हम फंक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल से करते हैं। सबसे पहले असम्बली के फोल्डर में आए और यहाँ से हमने एक नई फाइल बनाई, इसका नाम मैंने FUNC रखा है, फंक्शंस वाला कोड करेंगे। इसको ओपन करो, फाइल में जाओ, सेव एज और FUNC.asm। ठीक है, इसको हमने यहाँ से क्लोज करते हैं और जो टेक्स्ट वाली डॉक्यूमेंट वाली फाइल थी ना, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, और अब वो जो ASM वाली फाइल थी वो कहाँ गई, ये है FUNC और ASM वाली फाइल, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है, आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो AX रजिस्टर के अंदर 8 स्टोर करवा दे। तो आपको पता है जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें ये वाली लाइन सबसे पहले लिखते हैं। तो 8 स्टोर करवाना है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं मूव AX और यहाँ पे कोमा करते हैं 8। तो ये क्या होगा, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा AX रजिस्टर के अंदर 8 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अब अगर यही आपको कहा जाए कि यही वाला आपने प्रोग्राम लिखना है जो AX रजिस्टर के अंदर 8 वैल्यू स्टोर करवाता है यूजिंग सब रूटीन, यानी फंक्शन को यूज करते हुए। अब ये जो आप मूव करवा रहे थे ये आपने फंक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, वैल्यू क्या कर रहा है, 8 मूव करवा रहा है ना, तो हम यहाँ पे करते हैं चेंज, यानी बस चेंज मैंने फंक्शन का नाम रखा है। AX वैल्यू की रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको चेंज कर देगा। तो ये मैंने फंक्शन का यहाँ पे नाम लिखा चेंज, और यहाँ पे अब मैं जो भी काम करना चाहता हूँ, तो मैं काम क्या करना चाहता हूँ इस फंक्शन के अंदर, AX की वैल्यू के अंदर 8 मूव करवाना चाहता हूँ। तो ये मैंने 8 मूव करवा दिया इसके अंदर, और उसके बाद अब लास्ट में हम यहाँ से रिटर्न लिखते हैं, रिट की स्टेटमेंट RET। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लेबल बनाते हैं स्टार्ट का, और जैसे ऊपर हम यहाँ से जंप लगा लेते हैं JMP स्टार्ट पे। ठीक है, ये स्टार्ट के ऊपर जंप कर जाएगा और यहाँ से अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपल कॉल की इंस्ट्रक्शन लिखनी, कॉल लिखा और आगे फंक्शन का नाम। तो फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, चेंज
तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और ये पेस्ट किया। तो ये आपका मुबारक हो, आपका प्रोग्राम हो गया। फंक्शन से आपने एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा है जो कि AX रजिस्टर के अंदर 8 मूव कराता है। इसको आप सेव करो, यहाँ से आप डॉस बॉक्स में आओ। अब इसको कंपाइलर के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं डॉस बॉक्स में। CLS माउंट किया और C कॉलन असेंबली, ठीक है, और उसके बाद C कॉलन। अब उसी तरह NASM की कमांड यूज़ करते हुए func.asm-o, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ये मिस्टेक करते हैं, -o को इसके साथ जोड़ के लिख देते हैं। आपने इसके साथ जोड़ के नहीं लिखना, ये स्पेस होती है। f.com इंटर किया। अब यहाँ पे कह रहा है एक वार्निंग है, ठीक है, अनसाइंड बाइट वैल्यू एक्सीड्स बाउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है मेरे प्रोग्राम की func.asm की 16 लाइन में कोई एरर, कोई वार्निंग आ रही है। तो देखते हैं हम वहाँ पे हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर स्टार्ट करो, ठीक है, बल्कि एक काम करो, आप यहाँ पे आओ एडिट में और यहाँ पे व्यू में आओ और स्टेटस बार के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, ये नीचे आप देख सकते हो नोटपैड के अंदर लाइन 1 और कॉलन 1 ये आपको आ जाएगा। तो ये आप बता रहा है कि अभी कर्सर आपका 1 वाली लाइन में है, इसको नीचे प्रेस करके रखो तो ये देखना आपको 16 वाली लाइन के ऊपर लेकर आ जाएगा। देखो 16 वाली लाइन पे हम आ गए, 16 हो गया। और इस लाइन में कोई मिस्टेक है तो देखो मिस्टेक है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं AX, 4X 0x4COO, इसको सेव करते हैं। वापस हम इधर आते हैं, इंटर किया। अब दोबारा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, NASM func.asm-o-f.com इंटर करते हैं। तो अभी देखो, अभी दोबारा एरर आ गया, कहता है इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ओप कोड एंड ओपरेंड्स। तो यहाँ पे हम इंट नहीं लिखते, यहाँ पे हम मूव लिखते हैं, ठीक है। दोबारा वापस आते हैं, इंटर करते हैं NASM func.asm-o-f.com और इंटर करते हैं। अब देखो अब एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको डिबग करते हैं f.com। तो देखो हमारा प्रोग्राम आ गया है। सबसे पहले देखो जंप 0106 लिखा हुआ है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन है। जो स्टार्ट का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, तो असेंबलर ने उसको 0106 कर दिया है। अब F1 प्रेस करते हैं तो देखना 0106 वाले एड्रेस पे चला जाएगा। प्रेस करते हैं तो देखो 0106 वाले एड्रेस पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एड्रेस पे कौन सी लाइन है, कॉल चेंज की। तो कॉल और चेंज की जगह उसने क्या लिखा हुआ है, 0103। तो अब ये 0103 वाली जगह पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये कर्सर यहाँ से ये कॉल होगा तो वो इस वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो अब 0103 वाली पे देखना, F1 प्रेस करते हैं तो देखो इस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, AL और 0x8। तो यहाँ पे देखो 0x8 आ गया। बात समझ आ गई है। ये वाली मैंने आपको ये बताना था कि जब ये वाला कॉल होता है तो यहाँ से कर्सर यहाँ पे आ जाता है, समझ आ गई। अब दोबारा हम F1 प्रेस करते हैं तो ये रेट इस वाली इंस्ट्रक्शन पे आ गया। ये रिटर्न वाली इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये कहती है कि जहाँ से तुम्हें कॉल किया गया था ना, तो कॉल कहाँ से किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था। वो कहते हैं उसकी नेक्स्ट वाली जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कॉल रिटर्न वाली इंस्ट्रक्शन भेज देती है। अभी देखना यहाँ से मैं F1 प्रेस करता हूँ, तो ये मैंने F1 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे मूव AX4COO, यहाँ पे मूव AX4COO। फिर F1 प्रेस करते हैं, अब देखो लास्ट वाली लाइन पे, और F2 प्रेस करते हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके ये एग्जीक्यूट होता है फंक्शन। ओके तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। राइट अ प्रोग्राम दैट मूव्स या दैट सेट्स, इसको काट देते हैं, मूव्स को काट देते हैं, दैट सेट्स AX, BX, CX और DX रजिस्टर्स वैल्यू टू 0 यूजिंग सब रूटीन। यानी आपने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो AX, BX और CX और DX रजिस्टर की वैल्यू को 0 कर देता है, ठीक है। तो एक तो हमने ये वाला फंक्शन लिखा था, इसको लिखा रहने देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और फंक्शन लिखते हैं और इसका नाम मैं लिखता हूँ सेट 0, ठीक है। सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, 0 सेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने अपना काम करना है, मूव AX के अंदर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी वाली इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट किया, और ये अब यहाँ से मैं करता हूँ BX के लिए, फिर ये CX के लिए और DX के लिए। तो ये था आपका फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को आपने कॉल करना है, ठीक है। तो कॉल करने के लिए आपको पता है, अब मैं इस वाली इंस्ट्रक्शन को यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ और इसी कॉल वाली को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लिखता हूँ सेट और यहाँ से कर लेते हैं 0। तो ये क्या होगा, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा ये वाली लाइन के बाद JMP स्टार्ट से ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कर्सर,
और ये वाली लाइन तो कमेंट हुई हुई है, ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, कॉल सेट 0 वाला कॉल होगा। तो जब सेट 0 वाला कॉल होगा तो उसके बाद सारे रजिस्टर्स की वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। तो मुबारक हो, आपने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया है सब रूटीन यानी फंक्शन को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स यूजिंग सब रूटीन। यानी दो कोई वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यूज़ को आपने स्वैप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं। हम बनाते हैं वेरिएबल 1 num1 और यहाँ पे हम लिखते हैं db और इसके अंदर हम 5 स्टोर करवाते हैं। इसी तरह num2 और यहाँ पे db और इसके अंदर हम 6 स्टोर करवाते हैं। तो हमने एक फंक्शन बनाना है जो इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक नया फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नाम क्या हम रखेंगे, स्वैपिंग, यानी स्वैप कर दे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को। तो स्वैपिंग का लास्ट वाली वीडियो में हमने बबल सॉर्ट में पढ़ा था स्वैपिंग कैसे करते हैं, या C++ में हमने पढ़ा था कि एक हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे dx के अंदर अपना फर्स्ट वाला जो नंबर है वो स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ dm, इसके अंदर मैंने एक नंबर स्टोर करवा लिया और मूव करते हैं bx के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना पहला वाला नंबर स्टोर करवा लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मूव यहाँ से हम करते हैं num1 के अंदर num2 की वैल्यू कहाँ पे पड़ी। अब मैं डायरेक्ट num2 नहीं लिख सकता, यहाँ पे ये वाली इंस्ट्रक्शन मैं लिखूंगा ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी के अंदर जो डाटा मूवमेंट होती है वो अलाउ नहीं है असेंबली में, इलीगल है। इसलिए मैंने पहले num2 को dx रजिस्टर में मूव किया था। अब num2 dx रजिस्टर में आ जाएगा। उसके बाद मूव हम करते हैं यहाँ से num2 और यहाँ पे हम करते हैं, अब num2 के अंदर फर्स्ट नंबर की वैल्यू मूव करनी है। फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने bx के अंदर स्टोर करवाई हुई है, तो यहाँ पे bx आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन वैल्यू को स्वैप कर देगा। बात समझ आ गई। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। तो जो पुराने वाला जो फंक्शन हमने लिखा था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कॉल और यहाँ पे हम स्वैप करते हैं। ठीक है, दोबारा इसको सेव करते हैं। तो क्या होगा कि जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्ट पे आएगा, स्टार्ट से इधर नीचे आ जाएगा और ये स्वैप वाला फंक्शन कॉल होगा और ये वाला कोड क्या करेगा, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप कर देगा। 5 के अंदर 6 5 वाले num1 के अंदर 6 आ जाएगा और num2 के अंदर 5 आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके हम फंक्शंस को, सब रूटीन्स को यूज करते हैं कॉल की और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए। तो आई होप आप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आपको पता है कि C++ या जितनी भी हायर लेवल लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं उनमें फंक्शंस आप जब डिक्लेयर करते थे, फंक्शंस बनाते थे, तो फंक्शंस को कोई ना कोई वैल्यू भी पास करते थे, फंक्शंस को आर्गूमेंट्स पास करते थे, फंक्शंस को पैरामीटर्स पास करते थे। अब हम ये सीखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज में फंक्शंस को हम पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। तो फंक्शन को हम पैरामीटर इस तरह पास करते हैं, ये देखो हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है ना, असेंबली लैंग्वेज में आपको पता है रजिस्टर्स होते हैं। हम क्या करते हैं, रजिस्टर के अंदर आर्गूमेंट जो हमें पास करने होते हैं वो हम रख लेते हैं और जब फंक्शन वाला कोड एग्जीक्यूट होता है तो फंक्शन क्या करता है, रजिस्टर से वो जो उसको वैल्यू चाहिए होती है, जो आर्गूमेंट पास करना होता है वो रजिस्टर से ले लेता है और इस तरह करके प्रोग्राम से फंक्शन के अंदर क्या होता है, आर्गूमेंट पास हो जाता है। इसको ज़्यादा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल जितना मैंने आपको बताया कि हम रजिस्टर्स के जरिए आर्गूमेंट्स पास करते हैं, इस बात को हम एक एग्जांपल से करते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए एग्जांपल होगी। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट हैज़ 5 अरेज containing 2 नंबर्स, यानी 5 अरेज हैं हमारे प्रोग्राम में और उनके अंदर क्या है, उनके अंदर हर अरे के अंदर 2 नंबर हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 अरेज बना लेते हैं। तो ये मैं लिखता हूँ ARR मतलब अरे और 1 का मतलब ये फर्स्ट अरे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई सी 5 अरेज बना लेते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट वाली अरे डिक्लेयर की है, ये सेकंड होगी, ये थर्ड, फोर्थ और ये वाली फिफ्थ। उसने कहा है हर अरे के अंदर 2 नंबर्स हैं, तो कोई से 2 नंबर्स हम यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं। यहाँ ये हो गया 6 हो गया और ये हो गया 3 हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 और यहाँ पे हम कर लेते हैं 9। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 0 कर लेते हैं और यहाँ पर कोई नंबर रह गया, यहाँ पे दोबारा मैं 3 कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5 अरे हमने डिक्लेयर कर लिए हैं और हर अरे के अंदर 2 नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आगे क्या है, यू हैव टू स्वैप एलिमेंट्स इन 1, 3 एंड 5th, यानी कि 5 हमारे पास अरेज हैं और हमने क्या करना है,
कि ये जो फर्स्ट वाली अरे है, थर्ड वाली अरे है और फिफ्थ वाली अरे है, इनको हमने क्या करना है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यू इन फर्स्ट 1 3 5 अरेज यूजिंग सब रूटीन, यानी कि इनके एलिमेंट्स को हमने स्वैप करना है। स्वैप का मतलब ये जो फर्स्ट वाली अरे है, थर्ड वाली अरे है और फिफ्थ वाली अरे है, इसमें जो फर्स्ट पे नंबर पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 8 आ जाए और ये जो सेकंड नंबर है यहाँ पे 5 आ जाए। तो 1 3 और फिफ्थ वाली अरेज में याद रहे सेकंड वाली और जो फोर्थ वाली अरे है इसको हमने कुछ भी नहीं करना, और इसको आपने करना कैसे है, यूजिंग सब रूटीन, यानी फंक्शन से आपने ये करना है काम, ठीक है। तो आपको पता है। अब चलो इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अरेज हमने नीचे डिक्लेयर कर लिए हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन आती है जंप स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट पे आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे वो अरे का एड्रेस देना है, आर्गुमेंट हम पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो कॉल करेंगे स्वैपिंग का जो फंक्शन है उसको। तो स्वैपिंग के फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जो अरे है उसका जो फर्स्ट नंबर है हम dx रजिस्टर के अंदर स्टोर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले फर्स्ट अरे को सॉर्ट करते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, 1 3 और 5 अरे को हमने सॉर्ट करना है। तो ये स्टार्ट है ना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, bx रजिस्टर के अंदर जो फर्स्ट वाली अरे है ना उसका एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AAARR और यहाँ पे 1। तो इससे क्या होगा कि इस फर्स्ट अरे का एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और स्वैपिंग कॉल होगी। और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने फंक्शन कोड में और यहाँ पे कोमा करते हैं। अब किसके अंदर पड़ा हुआ है एड्रेस, bx रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ है ना। तो जो फर्स्ट नंबर है हमने क्या किया है, वो dx रजिस्टर में स्टोर करवा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी जो हमारे पास फर्स्ट नंबर तो हमारे पास स्टोर हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर की जगह हम सेकंड नंबर यहाँ पर मूव करवा देंगे इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जो सेकंड वाला नंबर है bx+2, इसके अंदर हम dx में पड़ा हुआ ये वाला नंबर, ये इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह ये फर्स्ट वाली अरे सॉर्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हमने थर्ड वाली अरे सॉर्ट करवानी है, तो यहाँ पे हम थर्ड लिखते हैं। अब bx रजिस्टर के अंदर थर्ड वाली अरे हमने पास किया और स्वैपिंग का जब कॉल होगा फंक्शन, तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे bx रजिस्टर के अंदर अब थर्ड अरे का जो एड्रेस पड़ा हुआ है, थर्ड वाली अरे क्या होगी, स्वैपिंग होगी उसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप फिफ्थ वाली अरे करते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट फिफ्थ वाली अरे का यहाँ पे एड्रेस क्या मूव कर देता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ। तो अब आप देखो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और ये bx रजिस्टर के अंदर हमने अरे का एड्रेस पास किया है एज एन आर्गुमेंट, और वही वाला फंक्शन है, 3 लाइनें लिखी हुई हैं फंक्शन के अंदर, वो अरे को सॉर्ट कर रहा है। अब जब भी मुझे इसको किसी भी अरे को यानी इस तरह का प्रोग्राम आएगा, मुझे 2 नंबरों की कोई भी अरे उसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को स्वैप करना है, तो जस्ट मैं फंक्शन को कॉल करूंगा और जस्ट bx रजिस्टर के अंदर मुझे अरे का एड्रेस रखना है, तो वो स्वैप कर देगा। इस प्रोग्राम को सेव करें आप लोग और डॉस बॉक्स को ओपन करें, एक एक लाइन करके मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले CLS माउंट C कॉलन यहाँ पे सॉरी माउंट C लिखते हैं, C कॉलन और C कॉलन स्लैश असेंबली, इस फोल्डर में हमारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं C कॉलन, ठीक है। इंटर करते हैं और यहाँ पे अब हमने नेसम की कमांड, और ये जो प्रोग्राम था ना इसका नाम मैंने SP रखा है। तो ये प्रोग्राम का नाम तो आपको आता ही है, इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं, -o। और अब मैं जो आउटपुट रख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे a.com रख रहा हूँ, ठीक है। इंटर करते हैं तो वो कहता है एरर आ गया। एरर क्या है कि SP जो हमारा प्रोग्राम है उसकी 12 नंबर लाइन में एरर है। तो मैंने आपको लास्ट अभी बताया था कि एडिट में जाके, व्यू में जाके स्टेटस बार को आपने टिक करना है, जिससे नीचे आपको यहाँ पे लाइन नंबर आ रहा होगा। तो इस पर क्लिक करो तो ये देखो ये वाली लाइन नंबर है, तो वो कह रहा है इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं। मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि ये देखो ये मेमोरी है और ये भी मेमोरी है, तो हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी से मेमोरी के अंदर डाटा को मूव कर रहे हैं, जबकि आपको पता है असेंबली के अंदर मेमोरी टू मेमोरी डाटा मूवमेंट अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, dx रजिस्टर के अंदर फर्स्ट नंबर स्टोर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ax रजिस्टर के अंदर यहाँ पर सेकेंड नंबर को स्टोर करवाते हैं। बात समझ आ गई। उसके बाद अब dx रजिस्टर में हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ax रजिस्टर में हमारे पास सेकंड नंबर पड़ा हुआ है। जस्ट हम स्टार्टिंग अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है इसके अंदर हम ax यानी सेकंड नंबर मूव करवा देंगे, और जो सेकंड वाली लोकेशन है वहाँ पे हम अरे का जो हमने फर्स्ट नंबर स्टोर किया था dx में वो स्टोर करवा देंगे। इसको आप सेव करें।
और आप क्या करो कि dx को दोबारा डॉस बॉक्स ओपन करें। तो अब आपने ये कर लिए, इसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे, आप इंटर करें तो अब आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं है। इसी को आप डिबगर में ओपन करें a.com, आप देख सकते हैं ये डिबगर में ओपन हो चुका है। तो अब मैं आपको एक एक लाइन प्रोग्राम की एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा डिबगर के अंदर। सबसे पहले ये वाली लाइन आती है ओरिजिनेट 0x100। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है आपको पता है, प्रोग्राम की जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है उसको ओरिजिनेट कर देती है, उसको लोड कर देती है 100 एड्रेस के ऊपर। तो देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, JMP स्टार्ट। तो ये देखो 100 एड्रेस के ऊपर JMP स्टार्ट की जगह उसने कोड लिखा है, वो कोड जहाँ पे उसने जंप करना है। बात समझ आ गई? तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या होगा, JMP स्टार्ट से जंप से इस एड्रेस के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखो JMP 010E, F1 प्रेस करो। F1 प्रेस किया तो देखो 010E वाली इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ गया। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कौन सी लिखी हुई है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मूव BX ARR1। तो मूव BX ARR1 की जगह उसने अरे का एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पे जो उसने मूव करना है उसके अंदर। ठीक है, तो अब आपने एक बात आपको पता होगी, वो ये कि जब अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसके अंदर क्या होता है, अरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो ये देखो ये ARR1 है ना, तो इसके अंदर अरे का फर्स्ट नंबर होगा। तो फर्स्ट नंबर क्या, 5 और सेकंड नंबर 8 है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये बात वाकई सच है। तो आप क्या करो, डिबगर पे क्लिक करो, यहाँ से F9 प्रेस करो, तो यहाँ पे आपके पास कर्सर जो है डाटा विंडो में आ जाएगा। आपने कौन से एड्रेस पे जाना है, 0125, और देखना है वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। तो नीचे वाली की प्रेस करो, हमने 0125 एड्रेस के ऊपर जाना है। तो 125 कहाँ पे है, देखो 120 है और उसके बाद 128 है। तो 125 इसका मतलब इस रो में है। तो ये 120, 121, 122, 123, 124 और ये 125। तो देखो 125 पे क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है। तो बात सच होगी ना कि अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसके ऊपर अरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, हमें पता है। और एक और बात, दूसरी बात ये है कि देखो दूसरा एलिमेंट 8 है। तो दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से कितने डिस्टेंस पे है, वो DW है। W का मतलब 2 बाइट्स, यानी कि इसके एड्रेस में 2 ऐड करेंगे तो हम इस नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखो ये था 125, एक ऐड करें इसमें 126, एक बाइट और ऐड करें 127। तो 127 पे देखो अरे का जो दूसरे वाला नंबर था वो पड़ा हुआ है 8 पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई? तो ये मेमोरी में एक नंबर ये पड़ा हुआ है 5 और दूसरी जो लोकेशन है वो ये है। तो ये नंबर्स पड़े हैं। अब दोबारा F9 प्रेस करें, हम यहाँ पर आ गए हैं। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो BX के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये वाला एड्रेस जो 0125 है VX में आ जाएगा। F1 प्रेस करो तो देखो BX में आ गया। उसके बाद कॉल की इंस्ट्रक्शन आ गई है। कॉल की इंस्ट्रक्शन 2 काम करती है। एक काम ये करती है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसको स्टैक में डाल देती है। ठीक है, और दूसरा ये जो एड्रेस होता है उसके साथ उधर जंप कर जाती है। ठीक है, अभी देखो स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, 0 और चारों 0 है इधर आगे। तो देखो यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट जो होनी है उसका एड्रेस क्या है, 0114। तो देखना जब हम इस कॉल की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टैक वाली जगह पर 0114 आ जाएगा। एक काम होगा। दूसरा जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जंप करेगा वो 0103 होगी। तो F1 प्रेस करो, तो ये हमने F1 प्रेस किया, देखो स्टैक में 0114 आ गया ना। ठीक है, और दूसरा काम क्या, दूसरी बात क्या थी, 0103 वाली इंस्ट्रक्शन पे मैंने आपको कहा था जंप कर देगा, तो वो ये देखो उसने जंप कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ क्या है कि हम यहाँ पर पहुंच गए थे। ठीक है, हम यहाँ पर आए थे स्वैपिंग। तो कॉल की इंस्ट्रक्शन ने क्या किया कि ये वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टैक में डाल दिया और स्वैपिंग के ऊपर जंप कर गई। तो स्वैपिंग ये फंक्शन था, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था 0103। बात समझ आई? तो ये देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मूव DX और BX आगे लिखा हुआ है। तो अब ये BX की क्या वैल्यू आपको पता है, 125। तो जब ब्रैकेट साइड पे होती है तो इसका मतलब होता है 125 मेमोरी में जो वैल्यू पड़ी है उसको DX रजिस्टर में डाल। तो देखो DX में अभी 0 पड़ा हुआ है। F1 प्रेस करो, F1 प्रेस किया तो देखो इधर 5 आ गया है।
बात समझ आ गई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, bx में 2 ऐड करो, तो bx की वैल्यू क्या है 125 और 2 ऐड किया 127, साइड पे ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स का मतलब 127, एड्रेस पे जाओ, जो वैल्यू पड़ी है उसको ax में डाल दो। अभी देखो ax में 0 है तो 127 एड्रेस पे आए, यहाँ पे देखो क्या पड़ा हुआ है 8 पड़ा हुआ है, तो इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखो 8 आ गया है। बात समझ आ गई। उसके बाद अब हम मेमोरी में स्वैपिंग कर रहे हैं, तो bx की वैल्यू आपको पता है 125 है, तो 125 साइड पे ब्रैकेट्स हैं 125, यानी मेमोरी में जाओ 125 एड्रेस के ऊपर ax में जो वैल्यू पड़ी है वो डाल दो, तो ax में क्या पड़ा हुआ है 8, 125 एड्रेस पे आते हैं और अभी देखना इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। F1 प्रेस करो, F1 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे 8 आ गया। बात समझ आ गई। उसके बाद bx प्लस 2 यानी 127 मेमोरी लोकेशन पे dx में जो वैल्यू पड़ी है वो डाल दो, dx में क्या पड़ा हुआ है 5, तो 127 में आएंगे, यहाँ पे देखना इसको एग्जीक्यूट करते हैं। F1 प्रेस करो, F1 प्रेस किया तो देखो यहाँ पे 5 आ गया, तो वही ना ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए, तीन चार इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई हैं, ये वाली 4 इंस्ट्रक्शंस, और वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई हैं। देखो पहले यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 8 था, अब यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया है, तो ये था हमारे फंक्शन का काम। ठीक है, अब आपने कॉल की इंस्ट्रक्शन सीख ली है ना, वो क्या काम करती है, 2 काम करती है। इसी तरह रिटर्न की इंस्ट्रक्शन 2 काम करती है। वो क्या करती है, स्टैक में जो भी वैल्यू पड़ी होती है ऊपर वाली उसको डिलीट कर देती है, और उस जो डिलीट करती है जो स्टैक में वैल्यू पड़ी होती है उधर जंप कर जाती है। बात समझ आ गई। अभी देखना, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये वाली 0114 वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, उस पर जंप कर जाएगी और यहाँ से डिलीट हो जाएगी वैल्यू। F1 प्रेस करो, F1 प्रेस किया देखो स्टैक से डिलीट होगी, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब एग्जीक्यूट हो रही है 0114 रिटर्न इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर जंप कर गई है। बात समझ आ गई। तो इस तरह करके रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है, और ये क्या होती है, कॉल की इंस्ट्रक्शन होती है। बेसिकली हुआ क्या है, ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, हमने क्या किया, एक अरे रजिस्टर के अंदर रख दी कि हमने स्वैपिंग करनी है इसकी, इस अरे की, AR1 वाले की। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया स्वैपिंग वाली की। अब bx रजिस्टर में जिस अरे को स्वैप करना था उसका एड्रेस हमने रख दिया था, एज एन आर्गूमेंट पास कर दी वो अरे। ये क्या हुआ, उसने उन वैल्यूज को स्वैप कर दिया आपस में। ठीक है, स्वैप करने के बाद रिटर्न की इंस्ट्रक्शन थी, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन ने स्टैक से वो एड्रेस खत्म किया, और जो कॉल ने वहां पे एड्रेस रखा था, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखा था ना, यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके रिटर्न की और कॉल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है। तो ये वाली 2 लाइंस आपने एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद bx रजिस्टर के अंदर इसका एड्रेस आ जाएगा और स्वैपिंग कॉल होगा फंक्शन, वो क्या होगा, ये AR3 वाली इंस्ट्रक्शन जो अरे है उसकी भी दोनों वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी, और फिर इसी तरह ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा, इस अरे की भी दोनों जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो जाएंगी। तो बेसिकली आपने क्या किया, कॉलिंग अरे जो स्वैपिंग का फंक्शन था इसको कॉल किया, उसको कॉल करने से पहले bx अरे के अंदर आपने वो अरे दिए उस फंक्शन को कि इस अरे को स्वैप करो, इस अरे की वैल्यूज को स्वैप करो, एज एन आर्गूमेंट पास की है अरे। तो इस तरह करके हम आर्गूमेंट पास करते हैं। बात समझ आ गई। लेकिन इस तरह एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखो क्या है कि हम सपोज करो ये स्टार्ट था ना, तो हम पहले कोई काम कर रहे थे फंक्शन पास करने से पहले। सपोज करो कि हमने ax में कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, सपोज कर लो 3 पड़ी हुई थी ax में। जब हमने bx रजिस्टर में अरे पास की और स्वैपिंग का फंक्शन कॉल किया, तो स्वैपिंग जब सब रूटीन में आया, फंक्शन में आया, तो इसने dx में कोई वैल्यू स्टोर कर दी, ax में अब पहले क्या वैल्यू पड़ी थी, 3 पड़ी हुई थी ना, तो इसने क्या किया, यहाँ से ax में वैल्यू चेंज कर दी। वो पुरानी वाली वैल्यू तो खत्म होगी, अब ये नई वाली अरे का सेकंड नंबर यहाँ पे आएगा, तो पुराने वाला तो डाटा खत्म हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी जब हम रजिस्टर से आर्गूमेंट पास करते थे फंक्शन को। ठीक है, तो क्योंकि रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं, ठीक है, इनमें लिमिटेड डाटा आ सकता है, 16 बिट्स आ सकती हैं, 32 बिट्स के रजिस्टर है, 32 बिट का डाटा आ सकता है, 64 बिट का आ सकता है। 64 बिट से ज़्यादा डाटा एक रजिस्टर के अंदर तो नहीं आ सकता। तो अगर आपने 64 बिट से ज़्यादा का डाटा एक फंक्शन को पास करना है तो वो कैसे करोगे, तो वो रजिस्टर से तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी, रजिस्टर्स लिमिटेड थे, हमारा डाटा ज़ाया हो जाता था। इस वजह से रजिस्टर्स के अंदर आर्गूमेंट्स पास करते हैं हम स्टैक को यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आपने फंक्शन सीखे हैं, 3-4 एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, कॉल की इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करती है स्टैक के साथ, और जो रिटर्न की इंस्ट्रक्शन होती है वो कैसे काम करती है, आपने डाटा विंडो देखी है।
ठीक है, और फिर देखा वैल्यू कैसे स्वैप हुई हैं, तो बहुत कुछ आपने सीखा है इस वीडियो में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।